क्या आपके भी घर पे होम रेमेडीज के लिस्ट में हल्दी का दूध, अदरक का चाय और काढ़ा यूज करते हो? तो इनडायरेक्टली आप भी आयुर्वेदा से जुड़े हो। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर श्रीलेखा पलसमकर who gonna help us to deep dive into the Ayurveda and know more about the truths and myths right up to you. So welcome. To begin with, I would like to ask, what is Ayurveda? ये आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है? आयुर्वेदा का मेन प्रिंसिपल है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब अपने हेल्थ को हेल्दी ही रखना है, ये उसका मेन प्रिंसिपल है। तो एज अ यंगस्टर्स, एज अ यूथ, हम ऐसे कौन से छोटे छोटे चीजों पे काम कर सकते हैं जो एक वास्ट डिफरेंस दिखता हमारे लाइफस्टाइल में? तो ये आयुर्वेदा को इंक्लूड करने के लिए हम कैसे स्टेप लिया जा सकता है? अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि अपना स्क्रीन टाइम रात को कम करना चाहिए। लोग आजकल 12 बजे तक स्क्रीन चालू रखते हैं, उसकी वजह से फिर से अपने बॉडी में स्ट्रेस निर्माण होता है और अलग डिजीज होते हैं, जैसे थायराइड, पीसीओडी या इनफर्टिलिटी आता है मेल्स में, ऐसे भी है। और फिर दूसरा पॉइंट ऐसा है कि अपने को हफ्ते में से एटलीस्ट 3 से 4 दिन खुद के लिए टाइम निकाल के अपने को फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। अभी ऐसे जरूरी नहीं है कि जिम जाना ही चाहिए, घर के भी काम है, जैसे हाउस वाइफ को अपन ने मदद किया तो अपनी मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जैसे झाड़ू पोछा करने से भी अपना नीचे झुक के पेट के ऊपर प्रेशर आके वो भी एक तरीके का एक्सरसाइज ही है। अपने को मील अपने वही प्रॉपर टाइम में लेना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट से आफ्टर 9 o'clock आप ब्रेकफास्ट करें, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज ओनली। देन यू शुड टेक योर लंच बिटवीन 12 to 2 PM only, and then your dinner should be maximum it should be ended by 8 o'clock. After 8 o'clock it's not of any worth only by taking dinner at 10 o'clock, then you can land up into diabetes. जैसे और भी बताया है आयुर्वेदा में 3 प्रकृति अलग अलग बताए हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। तो हर एक प्रकृति के हिसाब से अपने को खान पान, रहन सहन सब अलग अलग बताया है। अगर और उनके कैरेक्टरिस्टिक गुण्स भी अलग अलग रहते हैं, जैसे वात वाले हमेशा चंचल रहते हैं, वो एक जगह कहीं भी रुक नहीं सकते। पित्त वाले बहुत एकदम अग्रेसिव रहते हैं, उनका गुस्सा इमेंसिव रहता है, वो लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और कफ वाले ऐसे रहते हैं कि वो लोग बहुत सुस्त रहते हैं, वो लोग कुछ भी करने को मन नहीं करता, वो लोग एक कोने में शांति से रहेंगे, उनको किसी पूरी दुनिया की नहीं पड़ी रहती। अच्छा। ऐसे गुण ऐसे बताए हैं। पित्त वाले हमेशा उनको इतना जल्दी भूख लगता है कि उन्होंने अभी खाना खाया रहेगा, पर सिर्फ वो लोग बोलेंगे मुझे और थोड़ी देर के बाद भूख लगी, और वही वात वाला बोलेगा मुझे भूख ही नहीं लगी। और उसके हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से हम लोग कोई भी डिजीज होता है तो पहले प्रकृति को कंसिडर किया जाता है और उसके हिसाब से उनको दवाई दी जाती है, पूरा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। So, ये जो आपने प्रकृति के बारे में बताया गया, तो इस पे आप थोड़ा और एलॉबरेट कर सकते हो? और क्या ये प्रकृति और दोषा सेम है या कुछ डिफरेंस है इनमें? प्रकृति और दोष ये बहुत दोनों अलग अलग कंसेप्ट है आयुर्वेदा में। प्रकृति ये ऐसा है कि किसी का कैरेक्टर डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें उसका बिहेवियर, उसका जैसा डेली लाइफस्टाइल कैसा होता है, ये प्रकृति में होता है। और दोष मतलब टोटली अलग। दोष मतलब अपने शरीर में स्थित ये दोष रहते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। तो वात का स्थान ऐसा बताया है आयुर्वेद में अपनी माउथ से लेके अम्बलिकस तक, और पित्त का अम्बलिकस से लेके इंटेस्टाइन तक, और कफ का उसके नीचे, मतलब लोअर लिम्ब, दोनों लोअर लिम्ब, हाँ दोनों पैर, वो कफ का स्थान बताया है। तो कफ ऐसे भी है, ये उनका स्थान बताया है। और दोष ये एक ऐसे एनर्जीज है, जैसे वात, पित्त, कफ, ये अपने शरीर में स्थित है। वात मतलब थोड़ा एयर को आप कंपेयर कर सकते हैं, पित्त अग्नि रिलेटेड कंपेयर करते हैं, मतलब पित्त अग्नि इंटेस्टाइन में बताया, जैसे डिओडिनम रहता है वहाँ पे पित्त का स्थान बताया कि वहाँ पे सबसे ज्यादा अग्नि वहाँ पे रहता है। और वात मतलब पूरे अपने लंग्स में रहता है, एयर रहता है, तो कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे वात है। अभी दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि अब हम लोग टिपिकली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं प्रकृति के हिसाब से अगर देखना जाए, तो एग्जांपल ऐसे है कि अभी मुंबई में जैसे ट्रेन आ रही है, ट्रेन आई भी नहीं है, बट स्टिल कोई लोग रहते हैं जो स्टेशन पे झांकते ही है, झांकते मतलब ऐसे पूरा मुड़ के नीचे बैठ के ऐसे देखते, ट्रेन आई ही नहीं। ये कैरेक्टर है वात प्रकृति। और पित्त वालों का कैसा रहेगा कि अभी ट्रेन आई है तो वो भी आराम से चलेंगे, उनको घाई नहीं,
वात वाला इतना मुड़ के देख के भी एकदम फटाफट रश करेगा हाँ। सीट पकड़ने के लिए, पित्त वाला आराम से बैठेगा। हाँ। कफ वाले को तो कुछ पड़ी ही नहीं रहती, कफ वाला ऐसा ठीक है, जा गई ट्रेन, जाने दो, अपन दूसरे ट्रेन से जाएंगे। ये एक ऐसा रीजन है कि ये कैरेक्टर्स अपने को आजू बाजू में दिन में दिखाई देते हैं, Right. तो हम लोग उसके ऊपर से आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ। ऐसे अभी आपने इतना सारा एग्जांपल दिया, तो इस हिसाब से एक पर्टिकुलर इंसान को अपना प्रकृति जानना जरूरी है या फिर नहीं है? हाँ, जरूरी है। जैसे आजकल अपना इतना ज्यादा विरुद्धाहार हो रहा है कि अगर पित्त प्रकृति वालों ने गलती से कुछ और खा लिया तो उसको कहीं ना कहीं डिजीजेस होते हैं, तो उसके ऊपर से विकृत दोष चालू होते हैं और उसके ऊपर से विकृत दोष से एक डिजीज होता है, तो वापस से वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इट्स बेटर टू नो योर प्रकृति from your Ayurveda practitioner, from your local Ayurveda doctor. So it's good to have that knowledge about your body. Can you elaborate some points on विरुद्धहार according to Ayurveda? या आयुर्वेदा के हिसाब से क्या हो सकता है? हाँ, आयुर्वेदा के हिसाब से विरुद्धाहार एक बहुत बड़ा वास्ट कंसेप्ट है। उसमें हम लोग को डूज एंड डोंट्स इतने सारे बताया कि आजकल अपने लाइफस्टाइल में वही सब आ रहा है, जैसे फिश और दूध एक साथ नहीं खाने का, बट वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग फिश और दूध को एक साथ ही पकाते हैं एंड उसके वजह से स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शंस बहुत बढ़ रहा है, जैसे सफेद दाग बोलते हैं, वो सब उसकी वजह से हो रहा है। What is a meal size? एक प्लेट में क्या क्या होना जरूरी है और वो कितने प्रोपोर्शन में होना जरूरी है? देखो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऐसा कोई प्रपोर्शन या मील ऐसा कुछ फिक्स बोला नहीं है, बस इतना ही बोला है कि अपना आहार षड रसात्मक आहार होना चाहिए, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रस बोले हैं। मतलब जो भी अपन खाना खा रहे हैं, जैसे भात, जो भी सब्जी रहती है वो मधुर रसात्मक होनी चाहिए, और फिर जो आचार ले रहे हैं वो अम्ल रसात्मक होता है, तो वैसा सब मिला के मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसा षड रसात्मक आहार होना चाहिए अपना। जैसे रोटी भी खा रहे हो, गेहूं का रोटी, तो वो भी मधुर ही आता है, तो थोड़ा सा अम्ल रसात्मक, कटु रसात्मक, ऐसे सब आहार मिक्स होना चाहिए। जैसे कटु मतलब बोले तो एकदम ही कड़वा, तो जैसे कभी कभार अपन करेला का सब्जी भी खाते हैं, तो वो ऐसा सब मिक्स रसात्मक आहार अपना होना चाहिए। जैसे दूसरे हिसाब से ऐसा देखा गया तो अपने को ऐसे भी बोला है आयुर्वेदा में कि थोड़ा सब्जी राइट हैंड में, उसके अपोजिट में चपाती आता है, फिर दाल चावल आता है उसके बाजू में, और फिर छोटा चम्मच, टीस्पून चम्मच अपने को आचार खाना चाहिए या चटनी खाना चाहिए। बट आजकल ऐसा हो रहा है कि चटनी और आचार ही सब्जी का क्वांटिटी में लिया जाता है, तो ये पूरा अपोजिट हो रहा है, तो इसके ऊपर अपने फोकस करना चाहिए। आचार खाना बहुत अच्छी बात है, बट वो सिर्फ थोड़ा बहुत अपने को एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, थोड़ा अच्छा भूख लगता है उसके ऊपर से, और जो भी अपना खाना खा रहे हैं वो बाइल में अच्छे से बाइल जैसे अच्छे से डाइजेस्ट करता है। क्यों? बिकॉज अपन आचार खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आचार, वो आचार की क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, सब्जी की क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए हम लोगों ने। ऐसे मेरे को ये पूछना है कि आजकल ये मॉडर्न डेज में ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है बच्चों में, तो हर बॉडी टाइप के हिसाब से क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग जरूरी है, या फिर कुछ ऐसे भी बॉडी टाइप्स है जहाँ पे इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं किया तो भी चलेगा? हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग ऐसे सबको ही नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मेटाबॉलिक रेट, ये कैलकुलेट करके ही हम लोग सजेस्ट करते हैं कि उनको लेना चाहिए है कि नहीं। जैसे लिवर डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे अभी ओबेसिटी में आजकल देखा जाए फैटी लिवर सबको ही है, लेडीज में मोस्टली, जिनका भी पेट छोटा है उनको फैटी लिवर का तकलीफ रहता है, तो उनमें इंटरमीडिएट फास्टिंग एप्लीकेबल है। और मेन तो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो ये अभी वर्ड आया है इंडिया में, वरना पहले देखा जाए ब्रिटिश आने के पहले अपने यहाँ पे इंटरमीडिएट फास्टिंग जगह जैसे ही चल रहा था। वो टाइम पे ऐसा नहीं था कि अपने को ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है। वो टाइम पे अपने जो आजी अजूबा थे वो लोग पहले खेती में काम करते थे और उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता था। आजकल अपना वैसा नहीं हो रहा है, आजकल अपने यहाँ पे सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है। बट अभी ऐसा हो गया कि जिनको लिवर डिसऑर्डर है हम लोग उनको ही बोलते हैं कि उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, वरना ऐसा हो गया कोई कफ प्रकृति वाला और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है बट उसके ऊपर उसको अप्लीकेबल नहीं होगा और रिजल्ट्स भी नहीं दिखते। और ऐसे भी बोला गया है, पहले पुराने जमाने में बोलते थे जैसे मीठा पहले खाओ। क्यों? ताकि अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो पार्ट रहता है, जो मतलब बाकी का जो मेन कोर्स रहता है खाने में, वो कम जाता है अपने। ओके, ऐसे मतलब मीठा पहले खाने की वजह से बाकी का खाना कम जाता है इसके लिए। बट अभी ऐसा हो गया, उल्टा ही हो गया, मीठा हम लोग डेजर्ट में खा रहे हैं ऐसे, और डेजर्ट इतना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया।
वरना आयुर्वेदा में पहले ऐसा बोला है कि मधुर रसात्मक से पहले शुरुआत करनी, ओके ऐसे ताकि मेन कोर्स कम जाता है फिर अपने को, हाँ। ऐसे। सो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पहले बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते थे, पर अब दे आर टोटली शिफ्टेड इनटू वेज। सो उनका ये रीजन था कि उसमें नॉनवेज फूड्स में तामसिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। पर क्या ये सही में ऐसा होता है? हाँ, ये सच ही है। जैसे ऐसा बोला जाता है कि नॉनवेज खाने से अपने शरीर में ना नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ती है। एंड नॉनवेज स्पेशली ऐसा जरूरी है कि उन्होंने खाना चाहिए, जैसे बॉर्डर पे अपने मिलिट्रियंस रहते हैं तो उनको इतना एनर्जी लगता है ना, नेगेटिव एनर्जी से इतना लगता है, अग्रेसिवनेस इतना लगता है कि एक सामने जिंदा इंसान को उनको शूट करना रहता है। तो अपन नॉर्मल इंसान में इतनी एनर्जी नहीं रहती है, तो उनको नॉनवेज खाना वर्थ है कि उनमें उतना एग्रेसिवनेस आना ही चाहिए। बट अब अपन ने खाना इट्स नॉट गुड, ऐसे एक आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा देखा गया। तो डज आयुर्वेदिक हैज नो साइड इफेक्ट्स? क्या ये मिथ है या ट्रूथ है? नहीं है, साइड इफेक्ट है। कोई कोई बहुत ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें साइड इफेक्ट है, मतलब हर्बल मेडिसिन बोल सकते हैं जिसका साइड इफेक्ट है। आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट हर्ब्स और नॉट? ये ट्रूथ है या फॉल्स? नहीं, फॉल्स है। इसमें और भी अलग अलग फॉर्मुलेशंस है, जैसे हर्बल मेडिसिन्स भी है, उसमें मेटल्स भी यूज किए जाते हैं और उसमें स्टोन्स रहते हैं, जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं, वो स्टोन्स एक प्रकृति के हिसाब से बताई गई है। और मेटल्स हम लोग उसको प्यूरिफिकेशन फॉर्म में यूज करके ही उसको मेडिसिन में यूज करते हैं। ओके, डज आयुर्वेदा टेक्स लॉन्गर टू हील? यस, सो इट्स ट्रू। जैसे कि देखो, अभी बचपन से ऐसे, अभी अपना जो यूथ है तो उसको ऐसा हो गया, बचपन में जब भी हम लोग बीमार पड़ते थे तो अपनी मम्मी अपने को डॉक्टर के पास लेके जाती थी, और वो टाइम पे ऐसा रहता है कि फीवर आया तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए अपने को, तो वो टाइम पे डॉक्टर अपने को पैरासिटामोल सीरप के साथ टैबलेट दे देते। तो बचपन से अपनी बॉडी में ये सब मॉलिक्यूल्स, पैरासिटामोल के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे अपने सेल्स में जमे हुए हैं। तो आयुर्वेदिक के ऊपर तुम लोग अगर शिफ्ट हो रहे हैं कोई डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो फटाक से वो ड्रग काम नहीं करता। तो इसके लिए हम लोगों ने पंचकर्मा रखा है आयुर्वेदा का पार्ट। तो पंचकर्मा से शुद्धिकरण करके फिर उसके बाद हमारा जो मेन ड्रग रहता है, जो डिजीज के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं, वो अच्छे से काम करता है। ओके, ऐसे। क्या आयुर्वेदा मेडिसिन के एक्सपायरी डेट्स भी होते हैं? ट्रूथ या मिथ है? हाँ, थोड़े बहुत है और थोड़े बहुत नहीं भी है। वैसे आयुर्वेदा ये न्यू एज डिजीज को क्योर कर सकता है या नहीं, मतलब उसमें उतना पावर है या नहीं? जैसे कोई डिजीज है, ऐसे बहुत सारे डिजीज है जिसके एलोपैथी के लिए, एलोपैथी वाले प्रैक्टिशनर्स के पास उसका आंसर नहीं रहता है कि किस वजह से हुआ है। बट आयुर्वेदिक वाले तुम लोग को एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं कि ये इस वजह से हुआ है, बिकॉज आयुर्वेदा में हर एक डिजीज के पीछे उसका निदान बोला ही है, उसका रूट ऑफ कॉज बोला ही है। और ऐसे है कि जो एलोपैथी से ट्रीट नहीं हो पाता है वो आयुर्वेद से ट्रीट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजीजेस है, जैसे माइग्रेन के लिए बार बार उनको टैबलेट लेना ही पड़ता है, उनके अटैक्स भी इतने आते हैं उनको कि उनको सहन नहीं होता, तो पेशेंट एक टाइम तक परेशान हो जाता है। फिर वो लोग शिफ्ट होता है आयुर्वेदिक में, फिर हम लोग उनके लिए पंचकर्मा वगैरह प्लान करके, लिटरली ऐसे भी पेशेंट है हमारे कि उन लोगों ने साल में एक बार वमन ले लिया, पंचकर्मा का पार्ट ऐसे किया, तो उसकी वजह से वो लोग पूरा साल भर वो लोग रिलीफ रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं होता है। बार बार मेडिसिन खाने से अच्छा इट्स बेटर टू गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। सो आपने भी इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। आपके मन में भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहेगा, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल दैट, कीप स्माइलिंग and keep learning with OXMG.